नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज है 7 नवंबर 2025। आज हम पढ़ेंगे बहुत जो हमारे महत्वपूर्ण खास करंट अफेयर हैं, उनको। यह करंट अफेयर आपके प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि केवल यदि हम आपको एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर पढ़ा देंगे, तो आप शायद जब मेंस लिखने चलेंगे तो उतने तैयार नहीं होंगे। अब मेंस का निबंध हो, चाहे कोई जीएस का पेपर हो, सारी चीज़ों में पूछा तो करंट ही जाता है। इसलिए आपको करंट भी डिटेल में पढ़ना मेरे हिसाब से ज़्यादा आवश्यक होता है। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आप आज के करंट अफेयर से बेस होगा। यदि आपका सही जवाब होता है तो हम आपका नाम अगले क्लास में लेंगे। दूसरी चीज़ है, इससे हम यह भी चेक कर लेंगे कि हम पूरे करंट अफेयर में कितनी चीज़ें याद रखते हैं। इसलिए क्लास को आप पूरा देखिएगा। यह करंट अफेयर उन्हीं महत्वपूर्ण खबरों को लेके बनाया जाता है जो कि आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण होती हैं। केवल एमसीक्यू या क्लास बढ़ाने वाले करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं होता है। मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ी जाएँ और बेहतर तरीके से पढ़ी जाएँ। यह आपके बीपीएससी, एसएससी, वनडे एग्जाम सब में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। खबर है हमारी, सामाजिक विकास पर दोहा शिखर सम्मेलन। यह आयोजित हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, क्या इसमें मुख्य रहा है, इस पर बात करेंगे। कतर के दोहा में आयोजित सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र अपनाया गया। कतर में हुआ है, दोहा में हुआ है, सामाजिक विकास के लिए हुआ है, दूसरा है, और दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र इसने अपनाया है। प्री के लिए तो इतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, मेंस में जब आप लिखेंगे तो आपको ये सारी चीजें लिखनी रहेंगी। यह सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में आयोजित होता है। यह सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन होता है। सम्मेलन में दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र अपनाया गया। घोषणा पत्र गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी खत्म करना पर केंद्रित है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हो जाते हैं जो कि एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की पुष्टि की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? सामाजिक न्याय को मजबूत करना। घोषणा पत्र में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की बात की गई है। यह सामाजिक विकास के वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाता है। शिखर सम्मेलन 4 से 6 नवंबर तक आयोजित किया गया। यह आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है कि यह कब आयोजित किया गया। या मेंस में यदि सीधे सीधे पूछ लिया जाए दोहा शिखर सम्मेलन 2025, तो आपको यही चीजें विस्तार में लिखनी रहती हैं। यह दुनिया भर में मानव कल्याण को बेहतर बनाने पर जोर देता है। तो हमने देखा कब मनाया गया, 4 से 6 नवंबर के बीच मनाया जाता है। सामाजिक विकास के वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाता है। घोषणा पत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने की बात की गई है। गरीबी उन्मूलन की बात की गई है। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनता है वह है स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना का तीसरा दौर प्रारंभ हो गया है। खबर क्या है? केंद्रीय इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना के तीसरे दौर का शुभारंभ किया। इस्पात मंत्री कौन है? एच डी कुमारस्वामी। स्पेशलिटी स्टील के लिए किया है तीसरे दौर का शुभारंभ। किसने शुरुआत किया, यह आपसे पूछा जा सकता है, तो इस्पात मंत्री हैं। इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इस्पात मंत्री का नाम क्या है। पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का तीसरा दौर है। पूछा जा सकता है कि कौन से दौर की बात की गई है, तो तीसरा दौर है। इसमें यह योजना स्पेशलिटी स्टील यानी खास तरह के स्टील के लिए है। इसे पीएलआई योजना 1.2 नाम दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य होने वाला है। यह भारत को स्टील उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने वाला है। इस योजना से निवेश आकर्षित होने की पूरी उम्मीद है। यह देश में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। इसका उद्देश्य स्टील उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होने वाला है। यानी स्टील को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए जो महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है उसका तीसरा दौर शुरू हुआ है, मतलब तीसरा चरण शुरू हो गया है। इसमें जो हमारे इस्पात मंत्री हैं, स्टील मंत्री हैं, देवगौड़ा कुमारस्वामी जी,
तो उन्होंने इसको शुरू किया है, कुमार स्वामी जी ने। आगे की खबर हमारी है नासा और इसरो से संबंधित। यह निसार सैटेलाइट को लेके है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह के 7 नवंबर को परिचालन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। यानी आज इसका परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। यह उपग्रह भारत यानी इसरो और अमेरिका यानी नासा का संयुक्त मिशन है। यहीं से तो आपका प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि निसार मिशन किसका है और आप सऊदी अरब लगा के आ जाते हो। एक बार प्रश्न पूछा गया था तो उसमें सऊदी अरब ऑप्शन था, तो बच्चों ने सऊदी अरब लगा दिया था। उपग्रह का नाम क्या है? निसार है। निसार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। इसका परिचालन 7 नवंबर को शुरू होने की उम्मीद है। यह अंतरिक्ष सहयोग में एक ऐतिहासिक कदम होने वाला है। आप बताइए, करंट अफेयर ऐसे ही तो होना चाहिए। जैसे करंट अफेयर तो आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, ऐसे ही तो होना चाहिए। मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि हिंदी माध्यम के लिए करंट अफेयर के लिए कुछ अच्छा ऐसा कोई चैनल नहीं था जो बिल्कुल हिंदी में समझाता भी हो और हिंदी में आपको कराता भी हो। उसका मतलब पीछे मैटर भी हिंदी का ही हो। इसलिए हमने यह शुरू किया क्योंकि जब आप मुख्य मेंस लिखते हैं, मुख्य परीक्षा की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं से तथ्यों की ज़रूरत पड़ती है और उस समय आप ब्लैंक हो जाते हैं कि नए तथ्य कहाँ से लाए जाएँ। केवल एमसीक्यू में तो आपको तथ्य मिलने से रहे, इसलिए यह शुरू किया गया है। इसमें आगे देखते हैं, इसका उपयोग पृथ्वी की सतह को नापने के लिए किया जाएगा। यह प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में मदद करने वाला है। यह पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव को समझेगा। इसरो और नासा के बीच टेक्नोलॉजी साझा की गई है। यह उपग्रह पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करेगा। क्या होने वाला है? आपने कुछ समझा इसमें? इसमें सीधी सीधी बात यह है कि पृथ्वी को ये हर तरीके से समझेगा और जो उसकी इमेजनरी यानी इमेज जो बनाएगा उच्च रिजोल्यूशन वाली होगी और पृथ्वी के अध्ययन में यह पूरी मदद करेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जो बदलाव हो रहा है वह क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, वैज्ञानिक कारणों को यह समझने में मदद करेगा। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण मिशन हो जाता है, निसार। अगला देखते हैं, हिंदुजा समूह के अध्यक्ष का निधन हो गया है। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है वह हम आपको अभी बताएंगे। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें, कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो कि कहीं न कहीं से हमारे करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वह पूरे करंट अफेयर को कहीं न कहीं से कुछ ऐसा उन्होंने अपने जीवन में किया होता है, कुछ ऐसा उनके जीवन की खास याद होती है, कुछ उनका योगदान होता है जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इन हस्तियों, इन विभूतियों को भी पढ़ना आवश्यक होता है। सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। खबर है हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद परमानंद हिंदुजा, जिनका पूरा नाम आपको पहले पता होना चाहिए। क्या पूरा नाम है? गोपीचंद परमानंद हिंदुजा। इनका निधन 85 वर्ष की आयु में लंदन में हो गया। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष का निधन हुआ है और इनका पूरा नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। लंदन में उनका निधन होता है। वह हिंदुजा समूह को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख थे। वह 2025 के द संडे टाइम्स रिच लिस्ट में शीर्ष पर थे। ये आपको ही बताना था, हमारा जो मेन उद्देश्य था इस खबर को बताने का वो यही था कि आप इस बात को जानें। क्या थे वो? द संडे टाइम्स रिच लिस्ट के वो प्रथम यानी शीर्ष पर थे। अब इनका निधन हुआ है तो यह चीज़ आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में, इसलिए यह खबर आपको बताना आवश्यक था। अगली खबर है हमारी, महाराष्ट्र और स्टारलिंक में समझौता हुआ है। क्या समझौता है, कैसे क्या हुआ है, खबर क्या है? महाराष्ट्र एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए साझेदारी को औपचारिक रूप देने वाली भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र बना है। क्यों बना है महाराष्ट्र? वह है एलन मस्क की जो स्टारलिंक सैटेलाइट है, ब्रॉडबैंड है, इसके साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है। और क्या है, राज्य ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी कर ली है। स्टारलिंक किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। और ये आपसे एक बार पूछा गया था एमटीएस में कि स्टारलिंक बहुत जो चर्चा में है वह किसकी कंपनी है, तो वह एलन मस्क की कंपनी है। यह साझेदारी क्यों है? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए यह साझेदारी
की गई है। मतलब इंटरनेट की स्पीड सैटेलाइट के माध्यम से नहीं, ब्रॉडबैंड को और बेहतर बनाने में यह मदद करेगी और महाराष्ट्र सरकार ने इस चीज़ को लागू किया है, समझौता किया है और यह पहला राज्य भी बना है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? इसका उद्देश्य रहने वाला है कि दूर-दराज क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँचाना। कई बार क्या होता है कि जो हमारे दूर के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जब हम आपको निबंध पढ़ाते हैं तो उसमें हम एक शब्द यही प्रयोग करते हैं कि जो गाँव के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ कई बार इंटरनेट की सुविधा अच्छे से नहीं पहुँच पाती है। तो इस कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने में मदद करेगा, इस साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया है। यह डिजिटल इंडिया पहल को समर्थन प्रदान करता है। इस राज्य के नागरिकों को तेज इंटरनेट स्पीड मिल सकेगा। यह तकनीकी विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, जब एक राज्य ऐसी चीज़ें अपनाता है और उसको लाभ मिलता है तो और राज्य उसको देख के भी ऐसी चीज़ें हमेशा अपनाते हैं। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। एक हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, फिर आगे की खबरों पर चलते हैं। हम आपको निबंध लेखन और मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग रेगुलर करा रहे हैं, आप ज़रूर इसको देखिएगा। यदि पहली बार आप क्लास देख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहे। करंट अफेयर तो आप रेगुलर ज़रूर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसे ही आपकी परीक्षाओं में आते हैं। अगला मुद्दा जो हमारा है वो है भारत इजराइल रक्षा सहयोग समझौता को लेकर। खबर क्या है? भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी साझाकरण को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत और इजराइल के बीच हुआ है। दोनों देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इसमें प्रौद्योगिकी साझाकरण यानी टेक्नोलॉजी शेयरिंग शामिल है। इसमें जो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी है रक्षा के क्षेत्र में, यानी डिफेंस के क्षेत्र में, उसको शामिल किया गया है और यह किसके बीच हुआ है? भारत और इजराइल के बीच यह हुआ है। आगे देखते हैं, इसमें समझौते में साइबर सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक प्रमुख क्षेत्र है। रक्षा अनुसंधान और विकास पर जोर देने के लिए यानी R&D पर इसमें जोर दिया गया है। देखिए क्या होता है, इसमें अब धीरे धीरे AI को शामिल किया गया है। AI को शामिल करने से लाभ यह हुआ है कि कहीं न कहीं से उन्नत टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग होना शुरू हो गई है। यह दोनों देशों की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। समझौते से सैन्य उपकरणों का संयुक्त विकास हो सकता है। यह दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को गहरा करता है। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निबंध लिखेंगे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करेंगे कोई, तो वहाँ पर इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण खबर है वह है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 7 विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 में अपनी जगह बनाई है। कितने विद्यालयों ने? 7। और किसमें? शीर्ष 100 में। आइए इसको हम समझते हैं खबर को। यह रैंकिंग क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 है। इस रैंकिंग में भारत के 7 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। ये सभी 7 विश्वविद्यालय क्या हैं? शीर्ष 100 की सूची में आते हैं। भारत में आईआईटी दिल्ली सबसे आगे रहा है। आपके लिए यह ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भारतीय उच्च शिक्षा के लिए सकारात्मक खबर है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि रैंकिंग में कितने विश्वविद्यालय अपने आए हैं टॉप 100 में? तो अपने 7 विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में आए हैं। रैंकिंग विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता का आकलन करती है। एशियाई क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया जाता है। यह रैंकिंग शैक्षणिक प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्थानों की पहचान बढ़ती है। यह विश्वविद्यालयों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो गुणवत्ता का आकलन इसमें किया जाएगा।
एशियाई क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया जाता है? यह भी आपसे पूछा जाता है कि कहाँ के विश्वविद्यालय इसमें शामिल होते हैं, तो यह आपके एशियाई क्षेत्र के विश्वविद्यालय रहने वाले हैं। इसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा पर यह रैंकिंग हमेशा आधारित की जाती है कि वहाँ की गुणवत्ता कैसी है, शैक्षणिक प्रतिष्ठा वहाँ की कैसी है। अगला प्रश्न हम अगला जो हमारी खबर है उसको देखते हैं। मेघालय में एकीकृत शोहरा सर्किट विकास की आधारशिला रखी गई है। क्या रखा गया है? एकीकृत सोहरा सर्किट विकास। खबर क्या होती है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा भोज हवाई अड्डे भोपाल से पीएम श्री एयर टूरिज्म हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा का उद्घाटन किया। सेवा का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, जिनका नाम क्या है? मोहन यादव। सेवा का उद्घाटन राजा भोज हवाई अड्डे भोपाल से हुआ है। सेवा का नाम क्या है? पीएम श्री एयर टूरिज्म हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा। यह राज्य में एयर टूरिज्म को बढ़ावा देगी। मध्य प्रदेश यह सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है जो कि मेघालय की सेवा के साथ सबसे पहले जुड़ा है। राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है। यह पर्यटकों को आसानी से यात्रा का मौका देगी। इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ाना है। यह राज्य के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाई देगा। मध्य प्रदेश की तरफ से शुरू की गई है। मेघालय को कहीं न कहीं से सबसे पहले जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। इसमें पहला राज्य बना हुआ है। आरबीआई ने यूपीआई एटीएम इंटर ऑपरेबिलिटी पर बड़ा फैसला लिया है। क्या हुआ है? खबर क्या है? सबसे पहले खबर देखते हैं, फिर उसको समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई एटीएम से नकद निकासी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर अब 25,000 प्रति लेन देन कर दिया है। यूपीआई एटीएम से जो आपकी नकद निकासी है पहले 10,000 होती थी, अब 25,000 हो गई है। बैंकिंग में यह बात पूछी जा सकती है। यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया है। यह बदलाव यूपीआई एटीएम लेन देन के लिए किया गया है। इसमें नकद निकासी की सीमा जो है उसको बढ़ाया गया है और पुरानी सीमा जो है 10,000 प्रति लेन देन रहती थी, अब नई सीमा 25,000 प्रति लेन देन कर दी गई है। इसमें और उद्देश्य क्या है इसका कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। चूंकि हर चीज डिजिटल हो रही है तो सरकार लगभग डिजिटल माध्यमों को और बेहतर से बेहतर करने के प्रयास में है। डिजिटल से संबंधित आपकी परीक्षा में कई निबंध आते हैं, इसलिए उनको हमने कराया है, आप उसको जरूर देखिएगा। यह ग्राहकों को जो है अधिक सुविधा प्रदान करने वाला है, यानी 10,000 से 25,000 तक यह इसकी बढ़ जाएगी लिमिट। यह सीमा एक बार में निकाले जा सकने वाले राशि पर लागू है। यह पहल इंटर ऑपरेशनल कैशलेस निकासी को मजबूत करने वाला है। यह ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण खबर हो जाती है जो कि लेन देन की बढ़ोतरी को लेकर है। अगली खबर हमारी है संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट और कार्बन उत्सर्जन को लेकर। संयुक्त राष्ट्र यूएन की नवीनतम एमिशंस गैप रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती की दर अपर्याप्त है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम एमिशंस गैप रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट कार्बन उत्सर्जन के बारे में चेतावनी देती है। रिपोर्ट के अनुसार कटौती की दर जो है वह पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जलवायु से संबंधित जीएस का प्रश्न हल करने में, निबंध हल करने में, या फिर आपसे सीधे सीधे एमसीक्यू में तो पूछा ही जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की यह नवीनतम एमिशंस गैप रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए कार्बन उत्सर्जन में यह कटौती पर्याप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है। नाम क्या है? एमिशंस गैप रिपोर्ट नाम है। कार्बन उत्सर्जन के बारे में चेतावनी देती है और कटौती की दर पर्याप्त नहीं है यह बताती है, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अब आप आगे देखते हैं इसमें।
तापमान वृद्धि को रोकने के लिए तुरंत बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि तापमान वृद्धि लगातार हो रही है और यह गुणक के रूप में हो रही है। गुणक मतलब होता है कि एकदम से बढ़ना। रिपोर्ट में देशों से अपने जलवायु लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए आग्रह किया गया है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना आवश्यक बताया गया है। यह रिपोर्ट कॉप जलवायु सम्मेलन से पहले आई है। जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों से बचने के लिए यह जरूरी है। जलवायु परिवर्तन पर आपसे निबंध पूछा जाएगा, आपसे जीएस में प्रश्न पूछा जाएगा, वहां आपको इस रिपोर्ट का जिक्र करना है, इसके तथ्यों का प्रयोग करना रहेगा, आपका उत्तर अच्छे से प्रभावी हो जाएगा। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2025, भारत ने जीता स्वर्ण। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक रोमांचक फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2025 का स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यह खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2025 का था। भारत ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल किया है। फाइनल मुकाबला रोमांचक रहता है और फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया है। यह खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वर्ण पदक टीम ने जीता है। अगली खबर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का नया मंगल मिशन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने मंगल ग्रह के भूविज्ञान और वातावरण का अध्ययन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी नए ऑर्बिटर मिशन की घोषणा की है। यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। यह मंगल मिशन के लिए एक नया ऑर्बिटर मिशन होने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मंगल के भूविज्ञान का अध्ययन करना। यह मंगल मिशन के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर की भी जांच करेगा। महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? यह नया मंगल मिशन है। कहाँ का है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है और नया ऑर्बिटर मिशन है जो पृथ्वी का यानी भूविज्ञान का अध्ययन करने वाला है और यह मंगल के वातावरण का विवरण भी हमें भेजेगा। यह मिशन महत्वाकांक्षी माना जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? मंगल ग्रह की उत्पत्ति को समझना, यह इसका लक्ष्य है। जब आप भूगोल का पेपर हल करेंगे या प्रश्न लिखेंगे वहां पर इसका जिक्र करेंगे। आर्बिटर उच्च रिजोल्यूशन डाटा एकत्र करने वाला है। यह मंगल पर जीवन की संभावनाओं को खोजने में मदद करने में लाभ देगा, मदद करने का प्रयास करेगा। 2030 के दशक में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाएगा, यानी मंगल की तरफ यह इनका रुख है जहां पर बेहतर जीवन की संभावनाएं तलाशने का प्रयास किया जाएगा। अक्षर ज्योति अभियान का नया चरण शुरू हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में वयस्क शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अक्षर ज्योति अभियान का नया चरण शुरू किया है। आपके लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। इस अभियान को शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा। नाम क्या है? अक्षर ज्योति है। यह देश भर में वयस्क शिक्षा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है अक्षर ज्योति अभियान जो कि वयस्क शिक्षा पर केंद्रित है और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में यह मदद करने वाला है। यह अभियान का नया और विस्तारित चरण है। इसका लक्ष्य क्या है? निरक्षरता को जड़ से खत्म करना। इसमें प्रौढ़ों को बुनियादी ज्ञान दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। यह अभियान सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में मजबूत करने वाला होगा, मदद करने वाला होगा। शिक्षक और स्वयंसेवक इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाएंगे। यह निरक्षरता को जड़ से खत्म करने वाला अभियान है। यह आपसे निबंध में पूछा जा सकता है या इसका डाटा आप निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। आज का अब हम प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है? सामाजिक विकास पर दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में किस घोषणा पत्र को अपनाया गया है? नई दिल्ली घोषणा पत्र, रियाद समझौता, दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र या फिर जेनेवा संकल्प? इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यदि आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका उत्तर जरूर बता लेंगे।
यह आज के करंट अफेयर रहे, पसंद आया तो लाइक करिएगा, पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।